हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट लेक्चर बाकी है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन्स, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद उसी का लेक्चर होगा। मेनली आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी का इंटेक्स सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 14.1 टू 14.8 यानी ऑल इंटेक्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्यूबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, एक्सप्लेन। ऐसा क्यों होता है? आंसर पे नहीं जाते, पहले एक्सप्लेन करते समझते हैं। क्वेश्चन क्या है उसे समझिए। क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज और सुक्रोज वाटर में सॉल्यूबल है लेकिन साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन क्या है, इनसॉल्यूबल है। क्यों? सबसे पहले तो ये समझिए, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक में वाटर सॉल्यूबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना होगा। क्या बनाना होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर किसके साथ बनाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो क्या क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कभी कभी क्लोरीन। ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब होता क्या है देखिए, किसमें? ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कितने? 5 OH ग्रुप। देखिए ये हुआ। यहां पे क्या होता है? OH, 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 OH और यहां पे CH2OH। तो ध्यान दीजिए, और ये सब भी क्या होगा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है, 5 OH ग्रुप होता है जो वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसी टाइप से सुक्रोज में क्या होता है, 8 OH ग्रुप होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और इसलिए ये सब क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। कैसे होता है थोड़ा समझिए। देखिए वाटर का स्ट्रक्चर क्या हो, ग्लूकोज का देखिए OH, ये मान लीजिए OH। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो क्या होता है, 3.5 और हाइड्रोजन का 2.1। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 1.4। इसी टाइप से अब देखिए वाटर में भी OH है, तो यहां पे भी देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा जिसके कारण यहां पे पोलैरिटी डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत? लेकिन साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन, यहां पे क्या है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी डेवलप नहीं होता है। तो साइक्लोहेक्सेन में या बेंजीन में ना ही OH ग्रुप है और ना ही यहां पे पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, जिसके कारण ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं आंसर पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन 5 OH ग्रुप while a sucrose molecule contain 8 OH group. Thus, glucose and sucrose undergoes extensive hydrogen bonding. किसके साथ? With water. Hence, these are soluble in water. But cyclohexane and benzene don't contain OH group. Hence, they cannot undergo hydrogen bonding with water and as a result are insoluble in water. कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। What are the expected product of hydrolysis of lactose? क्वेश्चन में बोल रहा है कि लैक्टोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। समझिए, लैक्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड्स है जिससे मिल के वो बना है। आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो जिससे मिल के बना है, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वही क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। जस्ट लाइक देखिए क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज का जब आप क्या कीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस, तो क्या मिलेगा, ग्लैक्टोज
प्लस आपको क्या मिलेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो हाइड्रोलाइसिस करने पे, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको क्या मिल रहा है बताइए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। अब समझिए, क्या एक क्वेश्चन में यही रह सकता है कि लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलेगा? ये एक क्या है, डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड देखिए आपका ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, बायोमोलिक्यूल से। इसमें डाइसेक्राइड्स आपको 3 पढ़ना है। एक आपका क्या है, सुक्रोज, और एक क्या है, माल्टोज। समझिएगा, कहने का मतलब सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और मल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि यही डाइसेक्राइड्स है तो हाइड्रोलाइसिस पे आएगा तो मेनली यही क्वेश्चन आएगा। तो देखियो, सुक्रोज तो हम शुरू से पढ़े, क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब देखिए, माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलता है हम लोग को, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इस टाइप से 3 डाइसेक्राइड्स है, आपको ये तीनों याद होना चाहिए। अगर आप अल्फा बीटा में जाइएगा तो लैक्टोज में ये क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। मल्टोज में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। लेकिन सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज मिलता है। तो ये होता है हाइड्रोलाइसिस। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। समझिए, हम लोग ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाए तो क्या देखे थे, ओपन स्ट्रक्चर भी होता है और क्लोज स्ट्रक्चर भी होता है। तो ओपन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर कब बनता है, जब एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन और 5th नंबर का ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बाइंड क्लोज चेन बनता है, तब तो वहां पे क्लोज चेन बन रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखिए ये आपका क्या है, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये आपका क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ किसका, ग्लूकोज का, क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब ओपन स्ट्रक्चर है तो देखिए यहाँ पे क्या, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ये फ्री है। जब इसको हम हाइड्रोक्साइल एमीन यानी NH2OH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है। लेकिन समझिए, जब क्या बना, क्लोज, क्लोज में देखिए क्या होता है, यहां से जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड से आप रिएक्शन करा दीजिए, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा क्लोज चेन ऑफ ग्लूकोज, तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिलता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब क्योंकि यहां पे आप देखिए एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन यहां पे ओपन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप था, जिसके कारण ये किससे रिएक्शन किया, हाइड्रोक्साइल एमीन NH2OH, और क्या बना, ऑक्साइम का फॉर्मेशन किया। लेकिन एक्चुअल में जो पेंटा एसीटेट होता है वो ओपन चेन में स्टेबल नहीं होता है, वो क्लोज चेन में स्टेबल होता है। अब यहां पे देखिए आपको एक भी CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फर्दर इसे अगर हम NH2OH से रिएक्शन कराएंगे तो नो ऑक्साइम यानी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। तो ये समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ हाइड्रोक्साइल एमीन, ऐसा नहीं है, एल्डिहाइड का वो सब रिएक्शन ओपन चेन देगा जो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े थे। कहने का मतलब ओपन चेन को अगर हम HCN से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट को HCN से रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और क्या पढ़े थे, याद कीजिए, फेलिंग सॉल्यूशन। जब ओपन चेन को फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, रेड PPT। लेकिन ये क्लोज पेंटा एसीटेट को हम फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे रेड PPT का फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The melting point and solubility in water of amino acid are generally higher than that of the corresponding halo acid. Explain। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी होता है एमिनो एसिड का, किसका,
एमिनो एसिड का ज्यादा होता है किनके कंपेयर में, हेलो एसिड के कंपेयर में, ऐसा क्यों होता है? तो एमिनो एसिड का अगर जनरल हम फॉर्मूला बनाए तो क्या होता है, देखिए CH R और यहां पे लिखते हैं चलिए NH2, क्या NH2, और यहां पे क्या होता है, एसिड होता है COOH। ये क्या है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब समझिए, एक मॉलिक्यूल में ये आपका कौन सा ग्रुप है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, एमाइन ग्रुप, यानी एसिड और बेस प्रेजेंट है। तो एक साथ एसिड और बेस कभी प्रेजेंट नहीं होगा। तब यहां पे होगा क्या, ये यहां से अपना H+ डोनेट करेगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये H+ इस लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां पे क्या बन जाएगा, CH, ये मेरा R अल्काइल ग्रुप, यहां पे आपका क्या प्रोडक्ट बना, NH3+, और ये देखिए क्या बना, COO-। कहने का मतलब एमिनो एसिड में यहां पे देखिए निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यानी डाइपोलर का फॉर्मेशन हुआ, किसका, डाइपोलर का। तो ये डाइपोलर फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, इसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। लेकिन अब हेलो एसिड का अगर देखें, हेलो एसिड यानी चलिए CHRCOOH, अब यहां पे चलिए C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पे लगाते चलिए क्लोरीन। तो देखिए यहां पे पोलैरिटी थोड़ा तो डेवलप होगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहां पे भी हो सकता है, लेकिन डाइपोलर का फॉर्मेशन यहां पे नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो डाइपोलर फॉर्मेशन होने के कारण एमिनो एसिड में ये एक मॉलिक्यूल का एमिनो एसिड दूसरे मॉलिक्यूल के एमिनो एसिड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, देखिए क्या लिखा है आंसर, देखिए बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक ग्रुप आर present in the same molecule of amino acid in aqueous solution. The carboxyl group can lose a proton, ये क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, and the amino group can accept a proton, ये amino group क्या कर रहा है, H+ को accept कर रहा है, thus giving rise to a dipolar ion। यहां पे क्या बन रहा है, dipolar ion, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ज्यूटर आयन। ठीक है, तो इस ज्यूटर आयन के फॉर्मेशन के कारण ही क्या होता है, इसका मेल्टिंग और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए क्या है, ड्यू टू दिस डाइपोलर बिहेवियर दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये पॉइंट देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विथ देम एंड वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये अपने डाइपोलर एक मॉलिक्यूल एमिनो एसिड का दूसरे मॉलिक्यूल एमिनो एसिड का डाइपोलर होने के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और एक मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। समझिए, अगर हम एग को बॉयल कर रहे हैं तो क्या हुआ, वाटर जो उसमें प्रेजेंट है वेपर बन के बाहर चल उड़ गया क्या, ऐसा नहीं होता है। जो आप वाटर देख रहे हैं एक्चुअल में वाटर नहीं है, वो क्या है, प्रोटीन है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एग है, ठीक है, एक्चुअल में जो इसमें वाटर होता है वो क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जब हम इसे हिट करते हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो ध्यान दीजिए, एक को जब हम लोग एक्चुअल वाटर नहीं है, क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जब हम लोग इसे हिट किए, हिट करने के कारण ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो क्या कहलाता है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है दैट मीन्स क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन हो रहा है। तो डीनेचुरेशन के साथ साथ वहां पे क्या होता है, कोगुलेशन होता है। क्या होता है, कोगुलेशन। और जो कोगुलेशन होता है वही
उस वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कहने का मतलब एक को जब हम बॉयल करते हैं तो डीनेचुरेशन होने के कारण कोगुलेट होता है और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वेपर बन के नहीं जाता है कहीं। आइए समझते हैं। व्हेन एन एग इज बॉइल्ड द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द एग गेट डीनेचुरेटेड एंड कोगुलेट। ठीक है, आफ्टर बॉइलिंग द एग द वाटर प्रेजेंट इन इट्स absorbed by the coagulated protein through hydrogen bonding। देखिए क्या है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही होता है किसमें, जब हम एक को बॉयल करते हैं तो वाटर कहाँ गया, कोगुलेट होके, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कोगुलेट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why cannot विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। समझिए, बोल रहा है कि विटामिन सी मेरे बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होता है। तो याद कीजिए, विटामिन जो होता है हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे इसे, विटामिन्स किसमें किसमें, एक आपका क्या होता है वाटर सॉल्यूबल और एक क्या होता है वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल और एक क्या था, वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर इनसॉल्यूबल यानी क्या, फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल। समझिए, वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी और सी क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। बी एंड सी क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्यूबल होने के कारण हम लोग रेगुलरली यूरिन के थ्रू से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में बी और सी का कमी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वाटर इनसॉल्यूबल, इसमें कौन कौन सा विटामिन आता है, एडेक, ए, डी, ई, के, या तो फिर से अपोजिट करके कोई कोई पढ़ता आ जाइए, के, ई, डी, ए यानी कीड़ा। तो ये क्या होता है, फैट सॉल्यूबल होता है। अब बताइए हम लोग के बॉडी में क्या है, फैट ही तो एक मसला है। तो फैट में जो लिवर होता है या फैट सॉल्यूबल जो टिश्यू होता है उसमें आसानी से विटामिन ए, डी, ई के सॉल्यूबल होके रहता है, लेकिन बी और सी वाटर सॉल्यूबल होता है, जिसके कारण ये स्टोर ही नहीं पाता है, यूरिन के थ्रू क्या होता है, बॉडी से हमेशा कंटिन्यूसली बाहर होता रहता है। तो इसलिए हम लोग इसे स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा, विटामिन में B12 ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है, और सारा विटामिन जो क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। तो क्या है, वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। क्या है, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी बिकॉज इट इज वाटर सॉल्यूबल। क्या है, वाटर सॉल्यूबल। एज अ रिजल्ट इट इज रेडली एक्सक्रेटेड इन द यूरिन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमीन इज हाइड्रोलाइज्ड। समझिए, एक्चुअली डीएनए जो होता है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या क्या होता है, इस बात को पहले समझिए। एक पेंटोज शुगर होता है, क्या होता है, पेंटोज शुगर। और क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। और एक क्या होता है, नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनस बेस होता है। तो डीएनए जब हम इसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पेंटोज शुगर मिलेगा। पेंटोज शुगर में क्या होगा, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजनियस बेस में क्या क्या होता है याद रखिए, एक होता है एडेनिन, गुआनिन और एडेनिन, गुआनिन और क्या है, थायामिन, थाइमिन, और एक क्या होता है, साइटोसिन। तो समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमीन इज हाइड्रोलाइज्ड।
कहने का मतलब एक डीएनए को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब थायमिन कंटेन है, उसके साथ में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया थायमिन, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस के जगह पे आपको क्या मिल रहा है, थायमिन मिल रहा है। बेस के जगह पे क्या है, थायमिन मिल रहा है। तो थायमिन के साथ साथ और क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। सेकेंड, थर्ड पेंटोस शुगर मिलेगा, पेंटोस शुगर यानी बीटा डीऑक्सी राइबोज मिलेगा। तो वही आंसर है, ध्यान दीजिए। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए हैविंग थायमिन एज इट्स बेस गिव थायमिन, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड। समझ पा रहे हैं। तो ये आपका डीएनए जिससे मिलके बना है, हाइड्रोलाइसिस करने पे भी क्या मिलेगा, वही मिलेगा, क्योंकि ये किससे बना है, एक न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे थायमिन कहने का मतलब जो 4 बेस पाया जा रहा है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसाइन, उसमें बेस को ये फिक्स कर दिया, कौन सा बेस है, थायमिन है। तो थायमिन के साथ फॉस्फोरिक एसिड और कौन क्या मिलेगा, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, when RNA is hydrolyzed there is no relationship among the question of different base obtained. What does this fact suggest about the structure of RNA? समझिए, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है और डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा देखिए, अगर ये डीएनए समझिए, चलिए अगर यहां पे डी, ये किसका है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी डीएनए, क्या है ये, डीएनए। देखिए अगर यहां पे एडेनिन होगा एक स्ट्रक्चर में, तो दूसरे में 100% यहां पे क्या होगा, थायमिन होगा। क्या होगा, थायमिन। और ये दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होगा। अगर यहां पे ग्वानिन होगा तो 100% यहां पे क्या होगा, साइटोसिन होगा, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, कनेक्ट होगा। कहने का मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए में होने के कारण एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है, थायमिन के साथ, और ग्वानिन किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन के साथ। कहने का मतलब एडेनिन होगा तो थायमिन होगा, ग्वानिन होगा तो साइटोसिन होगा। तो इससे ये फिक्स हो जाता है कि जो बेस दे रहा हो कितना परसेंटेज में होगा। लेकिन आरएनए में क्या होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, आरएनए। यहां पे कितना एडेनिन है, कितना ग्वानिन है, कितना साइटोसिन, और थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरोसिल। तो कितना है पता नहीं चलता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए डीएनए में एक दिया हुआ है कि एडेनिन आपका दिया हुआ है कितना, 10%। कितना दिया हुआ है, 10%। तो आपसे डिफरेंट पूछ देगा, थायमिन कितना है, ग्वानिन कितना परसेंटेज और साइटोसिन कितना परसेंट है, ये पूछ सकता है। तो अभी हम क्या बोले, जब एडेनिन होगा 100% उतना ही क्या होगा, थायमिन होगा। यानी थायमिन भी मेरा कितना हो गया, 10%। कितना हो गया, 10%। अब 100% में 10 + 10 20% तो चला गया, बचा क्या, 80%। तो जितना ग्वानिन होगा 100% उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। यानी अब बचा मेरे पास जो कितना, 80% में 40% क्या होगा, ग्वानिन होगा। ग्वानिन कितना होगा, 40%, और उतने ही साइटोसिन भी क्या होगा, 40%। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होने के कारण इसका बेस हम लोग बता सकते कितना है, लेकिन सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होने के कारण यहां पे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि बेस का अमाउंट कितना है, क्वांटिटी कितना है। तो अगर क्वेश्चन में, अब आइए क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेस ऑब्टेंड। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट बेस ऑब्टेंड हो रहा है, ये नहीं बता सकते। ये बता रहा है कि आरएनए क्या है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और डीएनए में बता पाते क्योंकि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आइए अब इसके आंसर पे, डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्ट्रैंड इन विच द पेयरिंग ऑफ बेस ओकर, एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन। अभी बताएं, एडेनिन हमेशा किससे बनाता है, थायमिन के साथ, while cytosine always pair with guanine. Therefore, on hydrolysis of DNA, the quantity of adenine produced is equal to that of the thymine. यानी जितना एडेनिन होगा 100% उतना क्या होगा, थायमिन होगा। And similarly, quantity of cytosine is equal to that of guanine. इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है। But when RNA is hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of the different base obtained. Hence, RNA क्या है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत? तो ये था आपका इंटेक्स, बायोमोलिक्यूल्स का इंटेक्स का ऑल क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बायोमोलिक्यूल का एक लेक्चर लास्ट लेक्चर बचा हुआ उसके साथ। तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।